अभी लिखकर पढ़ने के 3 फायदे हैं। फर्स्ट फायदा देखो भाई, सबसे फर्स्ट फायदा है आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है, टॉप होती है हैंड राइटिंग। दूसरा फायदा आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। एग्जाम में मेरा दावा है किसी भी बच्चे का एक भी प्रश्न नहीं रह सकता। तीसरी बात आपकी बात होती है लॉन्ग मेमोरी होती है, मतलब स्थायी रूप से याद रहता है। और लिखकर पढ़ने से बेवकूफ थोड़ी जो लिखकर पढ़ते हैं बहुत लोग। लिखकर पढ़ने का भाई हिंदी है उसको तो मत पढ़ो, लेकिन जो हिंदी विषय की बात है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, बायो फिर भी ऐसे याद रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है बिना लिखे तो बिना पेन चलाए तो इसमें पार नहीं पड़ती है। समझ गए मेरी बात, ये क्या कह रहा हूँ। 3 फायदे हैं बेटर, अगर आपको चूज अच्छा लगे तो लिखकर पढ़ो, आपकी हैंड राइटिंग गजब हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, आपको लॉन्ग मेमोरी रहेगी। कल के क्वेश्चन किस किसने सतीश कर लिए? वही नहीं यार, बड़ी गजब बात करते हैं। क्यों क्यों बराबर है नहीं तो रखना था, और क्या रखना था उसमें, बस किसका मान पूछ रहा है? उससे क्या बीएससी वाले से नहीं हुआ। चलो एक दिन का टाइम और देता हूँ तुम सबको सोचने के, बिल्कुल इजी है, मैं हिंट बता देता हूँ। Q बराबर प्लस माइनस एन ही दिया है। क्या क्वेश्चन था पढ़ना? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, उस पर 10 लाख माइनस 7 पूरा हुआ है। अब आपके पास में C का मान दे रहा है, Q का मान दे रहा था, आपसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे ध्यान कर सकते हैं, ये दे रखा है आपसे, ये पूछ रहा है, निकाल देना। पहला क्वेश्चन कैसे किया था? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम एज इट इज होगा। गया ना दिमाग आज वापस एक बार वापस लगाना इस सूत्र में। देखो Q बराबर एन ही दे रखा है, आपको ये दिया है, ये आप जानते हो, क्वेश्चन देख लेना और पूछ रहा है क्या वो कर लेना। अब बीएससी वाले क्या तुम खुद करके बताओ, बस थोड़ा सा 10 मिनट उसको सोचना बैठ के, देखना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। बस इतना क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या दे रखा है हमको डाटा, पूछ क्या रहा है। बस सबसे पहली बात है आप पूछ क्या रहा है, जो दे रखा है वो और पूछ रहा है वो, उन दोनों का रिलेशन देखो सूत्र में कौन से में बैठ रहा है, अपने आप हो जाएगा। कल की बात वो कप वाला जल वाला सूत्र सवाल समझ में नहीं आया, उसमें पूछ रहा था 1 कप में कितने आवेश होंगे, धन होगा ऋण होगा। भाई उसमें जो द्रव्यमान थे आपके पास में वो 250 ग्राम थे, आपका अणु भार था वो 18 था, ठीक है भाई। फिर इसमें अणुओं की संख्या पूछ रहा था, इसमें अपने पास में तो अपन ने मान निकाला था, क्या निकाला था कि m/m गुणा अवोगाद्रो संख्या। फिर उसमें कितने थे कि हाइड्रोजन था, पानी की बात कर रहा है, H2O कर रहा है, सुन देख ले, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ही प्रोटॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 8 ही प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन के 8 ही तो होते हैं, जैसे कार्बन के कितने होते हैं 12, 6 होते 12 होते हैं, और 8 ऑक्सीजन के हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो 8 2 कितने हो गए 10 हो गए। तो हमसे आवेश पूछ रहे हो तो Q बराबर कितना हो गया 10 m/m गुणा n। बस आपके बाद में ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में 250/18 ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि Na का मान इतना होता है, आप कैलकुलेशन करना। अब आ गया समझ में, आगे बात समझ में, चलो आगे देखो भाई, कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? कल की चीज़ सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कल की चीज़ों में? अब अपन सबसे पहले इसमें हाँ चलो ये तो हो गया था ना तक, हाँ ठीक है। देखो भाई आपने ये देखा था, आपने इसको क्या कहा था भाई? एप्सिलॉन नॉट, यही कहा था ना, और विद्युतशीलता भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में नाम होता है इसका परमिटिविटी, इंग्लिश में क्या नाम होता है इसका? परमिटिविटी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। ध्यान से देख लेना, इससे कई बार छोटा क्वेश्चन आता है ना, IIT नीट जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक। चिंता मत करो, आपको जो नीट में IIT में मॉड्यूल कराए जाते हैं ना एलन मुखर्जी ने, उनसे रिलेटेड ही आपको उनसे अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो बच्चा नीट वीटर को आप देख रहा है आगे जाके करेगा या साथ करेगा, तो आपको जो मॉड्यूल पढ़ोगे ना उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, और मतलब उसकी जो चीज़ें जो सूत्र एक्स्ट्रा होंगे ना वो भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। मैं मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दूंगा, लेकिन आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि यार आप देखो मेरा मन जब करेगा जब आप क्वेश्चन पुटअप करोगे या आप याद करके आओगे, मैं कभी पूछूँ तो आप बताओ,
फिर अगर मान लो मैं पूछता हूँ और आप नहीं बताते तो फिर मेरा मनोबल कम होता है कि यार बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। आपने वो कहावत सुनी है ना कि घोड़े के पैर बाजा के भरोसे उठते हैं। तो मतलब टीचर किसके अकॉर्डिंग चलता है? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर स्टूडेंट जैसा चलेगा ना वैसे टीचर चलेगा, राइट। तो अब देखो भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है भाई। और इसको बोलते हैं रिलेटिविटी परमिटिविटी, रिलेटिविटी परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो दर्शाते हैं वो इससे दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर। आर का मतलब मीडियम, माध्यम का ना। अब आपके बाद ये क्या होता है, इसको कैसे भी दर्शा देते हैं कई बार, तो इसका कई बुकों में। अब इसका क्या मान होता है, क्या डेफिनेशन होती है उसको समझिए कि कोई भी जो निर्वात में उपस्थित जो आवेश है उनके मध्य लगने वाला बल। निर्वात में हमारे पास में, ये हमारे पास में वैक्यूम है, वैक्यूम समझ रहे हो ना, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। ये हमारे पास में वैक्यूम है, निर्वात है, और इसमें हमारे जो आवेश रखे हुए हैं उनके मध्य एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट। इसके बाद में मान लो ये मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ इस बोर्ड के, एक तो मैंने ये टुकड़ा कर दिया और एक नीचे वाला कर दिया। दिस इज वैक्यूम, दिस इज मीडियम। समझ में आई कि हमारे निर्वात में जो आवेश रखे हुए हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखे हुए हैं और यहाँ पे कोई चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, समझो बातों को ना। अब कि निर्वात में ये वैक्यूम है, इसमें जो आवेश रखे हैं इनके मध्य लगने वाले बल तथा मीडियम में लगने वाला जो बल है उन आवेशों के मध्य, उन्हीं आवेशों के मध्य मीडियम मतलब माध्यम में लगने वाला बल है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ में आ गया आपको? वापिस से समझो एक बार, दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि निर्वात में जो आवेश रखे हुए हैं उनके मध्य लगने वाला बल तथा मीडियम में जो आवेश रखे हुए हैं वही आवेश है मीडियम में भी, उन पर लगने वाला बल, जिनका अनुपात क्या कहलाता है? हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ में आ गया? बराबर एफ नॉट बटा एफ। आप इसको एम समझ आ गया? हिंदी में निर्वात में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य। अरे इधर देख ले ओ ईशान, कह रहा हूँ तुम 12th में हो, मैं BSc पढ़ाता हूँ, तो मेरे को एक एक बच्चे की एक्टिविटी का पता रहता है। ये भी पता रहता है कि तुम बैठे हो बल्कि तुम्हारा ध्यान है नहीं है, कहाँ चल रहे हो कहाँ नहीं चल रहे हो। ये तो पता नहीं होता किस पॉइंट पे चल रहे, लेकिन ये पता होता है यहाँ चल रहे हो बाहर चल रहे हो। क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, उम्र का दोस्त है, किशोर अवस्था का दोस्त है, ठीक है। इधर अभी सारी अवस्थाएं निकल जाती है जब करियर सेट नहीं होता है। और एक बात लाइफ में हमेशा कॉपी में लिख लेना, ये बात मेरी बात को, 18 से 24 साल की उम्र होती है ना, इसमें जो आदमी ठीक रहता है उसकी ज़िंदगी सबसे टॉप बनती है, और जो आदमी इस उम्र में बिगड़ता है ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। फैक्ट मान लेना। कैसे कि देखो लाइफ दो चीज़ मांगती है, मेरे खुद के स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है, किसी की कॉपी नहीं है, मैं खुद सोचता हूँ ये चीज़ को कि जो बंदे ने 18 से और 24 साल की उम्र तक मज़े ले लिए, ऐश और आराम ले लिए, तो बाद में ज़िंदगी भर कठोर काम करना पड़ेगा, बेलदारी करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, किसी तरह मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म है कहानी। और जो आदमी इस उम्र में तपता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, आगे की लाइफ उसकी बहुत बेस्ट है। लाइफ दो ही चीज़ होती है, तो मुझे पहले हार्डवर्क कर ले बाद में मज़े ले ले, या पहले मज़े ले ले बाद में पछता ले। तो दो चीज़ बोलती है, ये बात फैक्ट है कि पहले मज़े ले लो बाद में पछताओ, या पहले खूब आराम से तप कर लो, खतरनाक मेहनत कर लो, हार्डवर्क कर लो, एंड लास्ट में मज़े लो। तो डिसाइडेड यू कौन सा करना है आपको, पहले मज़े लेने हैं या लास्ट में लेने हैं, ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे मेन टॉपिक पे क्या है, बाकी आप खूब समझदार है, खूब एक्सीलेंट ब्रिलियंट आदमी है सारे के सारे। तो देखो साहब, और अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, इधर देखिए आप सब लोग, ये ना हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, इनको भाई मोबाइल उधर है ना, क्या है क्लास मेरी नहीं किसी की क्लास लो, आप कोचिंग में जाओ मोबाइल को कीप साइलेंट करते पढ़ते, क्योंकि अपने माँ बाप को पता है अपन कोचिंग दे, वो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, और वो फफूंद हैं वो करेंगे डिस्टर्ब, जानते हो। और ये जो फफूंद है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमको जो हमारे मार्ग से भटकाने का जो काम करते हैं ना, वो प्रिय मित्र करते हैं।
और जो प्रिय मित्र है ना, जो अपन संकट में डूबते हैं ना, एक भी नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, दोस्त वो बनाओ जो आपकी जिंदगी को संभाले, दोस्त वो मत बनाओ जो जिंदगी को आपकी को खत्म करे। ठीक है, काफी ज़्यादा हो गया। एफ बराबर क्या होता है सर? एफ बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। होता है नहीं होता है? कूलॉम नियम का अगर आप बोलो नहीं सर, बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा, वो तो कहते हैं सर ये कैसे लिख दिया, मैं तो R क्यूब लिखूंगा। भाई वो आगे आएगा, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण करेंगे, बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म में लेके कर देंगे, बताऊंगा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी आधार पे हम इसको भी लिख सकते हैं, F0 और Fm का मान निकाल सकते हैं। तो निर्वात में ये नोट नहीं है, निर्वात में बल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा के क्यू को मैं खोल देता हूँ इसको में 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन। ठीक है भाई, इसी प्रकार एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस ओनली फॉर ओनली ए स्क्वायर एप्सिलॉन आर में एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? भाई ये किसमें निर्वात में, ये किसमें माध्यम में। माध्यम में नोट क्यों आया, वो तो निर्वात में आता, मैंने कल लिखवाया भी था आपको। इसके बाद में 2 और 3 को वहाँ पे रख दो, एक क्या हमारे पास ये रहा, ये सब 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान से समझना, बाय वाले बच्चे हो ना, मैथ किसी के पास है क्या? नहीं, सारे भावी डॉक्टर हैं मेरे। ठीक है, क्या क्या चीज कट रही है सर? 4 पाई कट रहा है सर, Q1 कौन Q2 कौन R स्क्वायर कट रहा है। देखो क्या बच गया, देखो बहुत से बच्चों के भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। देखो बच गया क्या, 1/ε0 बच गया। बच गया क्या, 1 ये बच गया। बच गया नहीं क्या? थोड़ा सा समझो, अपने पास में बच रहा है 1/2/2/3 ये होता है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 3/2 लिखेंगे या 2/3 लिखेंगे। 3/2 ही तो लिखेंगे अपन इसको। तो इसी प्रकार हम उल्टा करके इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 1/ε0 गुणा ε/2। तो मतलब ER बराबर ε/, और कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ε बराबर चीज समझ में आई नहीं है ये बताओ भाई। हाँ भाई समझ में आ गई बात? हाँ भाई सुने दिलकुश विनोद, नीचे नीचे की देखो, वापस देखो नीचे नीचे 1/ε0 था बटा 1/ε था। ठीक है, ये मैंने यूं का यूं लिखा, इसके बाद में ये ऊपर चले जाएगा और 1 बटे में आ गया। 1 से 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने पास बच गया ε/ε बच गया। इसका वज्र गुना करो आप ई, इसके मान लो बटे में मान लो 1 मान लो, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये बराबर ये दोनों। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझ लो, चलो कर लो ठीक है। अब लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। देखो एक बात और इसको समझा देता हूँ, ये जो एक राशि होती है पैरावैद्युतांक अपेक्षित विद्युतशीलता होती है, एक बार बोर्ड क्वेश्चन पूछा था इस, ये एक अदिश राशि होती है, ये एक विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है। ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, इसका जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। बिना समझ, ये एक मात्रकहीन, कई बार पूछ ले तुमसे कि भाई पैरावैद्युतांक का मात्रक लिखिए, कुछ भी बीमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो भाई समझो भाई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ये तो कटते हैं, इनके बीच में इनकी सेम बीमा होगी, कट जाएंगे क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, सही है ना। और वैसे भी ये ठीक है मात्रकहीन विमाहीन राशि है, और ये एक इसका जो मान है वो 1 से अधिक होगा। तो लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल बटे उन्हीं आवेशों पर बटे दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, क्लियर है? दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, ब्रैकेट में F0 लिख देना ये वाला है ना, बटे
इसके बाद टाइप करके लिखो, डंडा खींच के नीचे लाइन खींच के, इन उन्हीं ही आवेशों के मध्य, इन्हीं आवेशों के मध्य, किसान लिख लिया, उन्हीं आवेशों पर, उन्हीं आवेशों पर, उन्हीं आवेशों पर, बिल्कुल लिख लिया, उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल, लगने वाला बल, ब्रैकेट में रखना एफ एम, ऊपर देख लो ना ये बेस में है, ध्यान रखना पैर में है एम, है ना, वीडियो चल रहा है। और कोई दिक्कत? अब लिख लो, आगे लिखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, और यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है, और इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। अब उतार लो, ये हिंदी मत उतारना, मैंने लिखवा दिया आपको, उतार लो। आज वो सुनील नहीं आया, गाँव गया कैसे? संडे की छुट्टी रहेगी ना, संडे को कहीं बार पूछो, ठीक है ना। सतीश बोर्ड सब लुट रहे हैं मोड़ पर, उतार लो फटाफट। कई बच्चे बोलेंगे कि ये यूज क्या होता है, दिखा तो दिया आपने। ये नीट का IIT का लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन होता है कि 12 में तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपके पास में कोई पद्धति है और इसमें कोई पैरावैल्यूताल पदार्थ भरा हुआ है, जैसे ये का मान एप्सिलॉन आर का मान मान लो 2 मान लो, और ये आपके पास में डी लंबाई की है और ये आर लंबाई है पूरी इसकी, ठीक है। इसका जब वैल्यू निकालते हैं ना, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन से निकालेंगे। इन एप्सिलॉन की जगह तुम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं लोग, ये क्या आ गया एप्सिलॉन आर, ई आर आएगा, इसमें हम लिखते हैं √ER, और फिर इसमें जब इसकी जो लेंथ होती है भैया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी तो आएगा, इसके बाद में यहाँ पे जो R स्क्वायर R का जो मान आएगा एक बार तो दिया जाएगा, और फिर और आगे जैसे यहाँ तक का निकाल लिया, फिर इसके बाद इसको निकालें तो घट के आ जाएगा R माइनस डी आ जाएगा, जैसे प्लस Q1 Q2 बचा क्या आ जाएगा, ये सॉरी प्लस ER √ और R माइनस डी का होल, ऐसे मतलब तो पट्टी होती है उसमें पैरावृत्तांक भरा होता है ना, उसका जो मान निकालते हैं उसको इस प्रकार से। बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ओनली फॉर समझाने के लिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात, सब थोड़ी बहुत बैठी दिमाग पे, ये थोड़ा मतलब कहने का मतलब उच्च लेवल है, मतलब अपने पास में ये पूरी पट्टी है और ये इतना सा इसमें पैरावृत्तांक भरा गया है। विनोद देख, विनोद सोच रहा है कि क्या मतलब है, ज़्यादा आई है ऐसे ही रहेंगे, नहीं ये इतना सा भरा जाता है। तो अपन कूलॉम नियम लगाते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन लगाते हैं, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट ER आएगा, ER का मान √R की निकलोगे स्क्वायर करो तो ER ही आएगा,
इसके बाद यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, डी है, फिर आर पूरी है और ये इतनी सी है, तो टोटल में से आर माइनस डी बचेगी, प्लस करके वो बन गई ऐसे। बाकी जिसके नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, नो टेंशन, है ना। आ लिखो, माध्यम में विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युत निर्वात में विद्युतशीलता तथा माध्यम में विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। देख लिया। और देखो क्वेश्चन, और बहुत के नाम से, और देखो छोटी सी और चीज बता दो। बाकी इतनी चीज कोई नहीं बताता, डायरेक्ट F बराबर F नॉट बटा m लिखा के और इतनी बता देते हैं बस लास्ट। बाकी मैं पूरा डिटेल से समझाया हूँ आपको। और इसके बाद देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आजकल के तक की क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो बताता हूँ। तो देखो अपने पास अपना निकालना है F ऑफ एम, मतलब माध्यम में बल निकालना है अपने को, ठीक है। क्या सूत्र होता है भाई, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन और अपॉन आर स्क्वायर। क्या सही है फॉर्मूला, क्या सही है क्या? हाँ, क्योंकि नोट नहीं लगेगा, और नोट नहीं लगेगा तो नोट की जगह जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये ना, आएगा तो नहीं आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 अपॉन, सही है, एप्सिलॉन नॉट आएगा भाई। ई आर ई बराबर ये होता है ना। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, किसका मान होता है सर, एफ नॉट बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है। ये मान आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या आएगा आपके पास में, एफ एम बराबर एफ नॉट बटा ई आर। क्या कह सकते हो, क्या डेफिनेशन बना सकते हो कि सर माध्यम में लगने वाला जो बल है वो निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर होता है। हाँ समझ में आया। वापस देखो, अपन ने पहले माध्यम में निकाला, ये आया, निर्वात में ये होता है, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया तो ये आ गया, ये आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो रटने की बात नहीं है, यहीं से सीख लो। माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाला बल का 1/एप्सिलॉन आर होता है कि नहीं होता है। अब तुमसे क्वेश्चन बना के पूछ ले, कोई पद, कोई माध्यम में, किसी माध्यम में पैरावैद्युतांक जो मीडियम का है वो 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो निर्वात में लगने वाला जो बल है वो कितने गुना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सुनो मेरी बात को वापिस से, थोड़ा पता लग रहा होगा कि इसमें लगने वाला जो बल है माध्यम में, वो आपका जो ई आर है ना वो 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो आपका ये बल कितना होगा। पहली बात तो कान खोल के सुन लो, चाहे हिंदी में कहीं लिख लेना कि हमारे पास में जैसे कूलॉम नियम ये था कि नहीं था, था ना। क्वेश्चन बनता है कूलॉम नियम का बहुत गजब तरीके से, कई क्वेश्चन बनते हैं कि आपका किसी माध्यम में लगने वाला जो बल है वो किसी पदार्थ की दूरी को 2 गुना कर दिया जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का मान बताइए। दूरी को 2 गुना करते हैं तो उस पर लगने वाला बल, हमेशा ध्यान रखना। ऐसी सिचुएशन आती है ना, एक सिचुएशन तो आती है ये तो क्या होता है समानुपाती, ये क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसमें तो क्या होता है कि जितना हम F बढ़ाएंगे ना उतनी R बढ़ेगी, जितना हम F घटाएंगे ना उतनी R घटेगी। कहने का मतलब जितना बढ़ाएंगे तो सामने वाला भी बढ़ेगा, जितना घटाएंगे सामने वाला भी घटेगा। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, इसको इतना घटाएंगे उसका इतना ये घटेगा। समझे मेरी बात को। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें से, कंपटीशन एग्जाम फिजिक्स, कोई भी एग्जाम, एनडीए एफएनडीए के एग्जाम तुम देते हो उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब तुम देखो आगे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे, तुम्हारे मेडिकल डिपार्टमेंट के, देखो किसके भी एंट्रेंस टेस्ट दोगे ना, सब में फिजिक्स से उड़ी जाएगी। आगे सीयूटी का एग्जाम लगा दिया, उसमें सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। फिर ऐसे लिख लेना, मैं लिखने की टाइम दे दूँगा। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इस सिचुएशन में ध्यान लगा करो, अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा,
देखो भाई वापस से देख लो, ये बाकी ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए, ये बढ़ाओगे तो, और अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ये दिमाग में बैठा लेना, हर जगह आएगा ये चीज़। आप हजारों बार पढ़ोगे बुक में, लेकिन ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो लाखों बार नहीं आएगा। तो आप अब जैसे मैंने बोला, किसी पदार्थ की दूरी को अपन ने 2 गुना बढ़ा दिया, तो उसका बल कितना गुना बढ़ेगा भाई? 2 का मतलब है 4 गुना हो गया। तो मतलब सर ये 4 गुना बढ़ रहा है तो ये आधा बढ़ेगा, 2 गुना भाई। ये इसका अपोजिट है, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। जैसे किसी पदार्थ में जो बल है उसको 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी दूरी कितनी बढ़ जाएगी? उसकी 2 गुनी, उसकी मूल्य बढ़ जाएगी, ये घट जाएगा। मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा। किसी पदार्थ की जैसे ऐसी सिचुएशन आ जाए, बल का मान 2 गुना कर दिया जाए तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुना ही हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अगर बल का मान बढ़ा तो दूरी घट जाएगी, और दूरी का मान बढ़ा रहे हो तो बल का मान घट जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा कौन सा? समझ में आ गया? समझ में आया मेरी बात? आया समझ? आप आपके उससे मतलब थोड़ा सा अगर खुद के विवेक से, जैसे इसमें भी क्या बात आ जाए कि माध्यम में लगने वाला बल इतना है और उसका निर्वात इसमें जो पैरामेडिकल ये आ रहा है उसको 2 गुना बढ़ा दो आप, तो उसमें निर्वात ये सॉरी माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये बढ़ रहा है तो ये घट जाए, और अगर इसको बढ़ा रहा है तो ये घट जाए। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आई नहीं आई बात? इसे देखो वापिस देख ले, V समानुपाती I होता है, ये तो जानते हैं। V बराबर IR होता है, नहीं होता है कि हम विभव का मान अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी धारा भी 2 गुना बढ़ेगी। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ से I बराबर क्या निकाल सकते हैं? V बटा R निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? और इसको अगर मैं जैसे सपोज करो होता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको यूँ बना दूँ तो जितना I बढ़ेगा उतना प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, तो सॉरी जितना ये बढ़ेगा वो ये घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आगे समझ? आप चाहो तो आपके ये लिख लो आप, और इसको लिखना चाहो कहीं, मतलब आपके दिमाग से कोई भी लाइन डाले लिख सकते। बाकी देखो ये बहुत अच्छी चीज़ समझाई मैंने, प्रत्येक जगह नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक बार समझा दिया मैंने खूब अच्छे से आपको। अगाउस के अनुप्रयोग में आएगा कहीं भी आपको, तो आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन मिले आप तुरंत दिमाग लगा लो, यार ऐसा भी हो सकता है। उतार लो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन छोटा सा एक चीज़ पूछता हूँ, ध्यान सुनना सतीश, कि निर्वात में लगने वाला तथा माध्यम में लगने वाले जो आवेशों का जो अनुपात है वो माध्यम की विद्युत, मैंने आंसर ही बता दिया। निर्वात और माध्यम में जो लगने वाला जो बलों का मान है वो अपेक्षित विद्युतशीलता का मान के बराबर है। वो तो मैंने बता दिया इसका मान, चलो ठीक है छोड़ो, हो गया। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाएगी, बहुत बार आपको परेशान करती है बायो वालों को, तो ऐसे ध्यान हो, हिंदी में भी लिख लिया करो। समानुपाती का चिन्ह जहाँ नजर आए वहाँ एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह नजर आए तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा। जब लिख लेना खूब आराम से ना, जब तो टाइम तो हमारे बिजनेस इतने चलते हैं, टाइम मिलती है। हम घर तो फिर वो फलाना आ जाता है, चले यार लूडो खेल ले, गर्मी चल रही, चल ताश पत्ती तो खेल ले गाँव में है, ताश खेलने चले जाते हो, फिर लूडो खेलने चले जाते हो। अगर ये भी काम नहीं होता है तो शाम के टाइम दोस्त आ जाते हैं, अरे यार चल उधर उधर घूमने आते हैं, उधर थोड़ा माहौल बना लेते हैं। माहौल बनाने चक्कर में फिर खुद का माहौल बन जाता है। जानते हो ना आजकल धीरे धीरे माहौल बनाते हो, माहौल एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ते हो तो इस स्टेप पे फिर खुद का माहौल बन जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसा श्याम बाबू इतना माहौल ना बनाए कि जो आपको नुकसान पहुँचाए। हाँ इधर देखो, दूसरा टॉपिक देखो भाई, कलाम नियम का सदिश नियम, ठीक है, कलाम नियम का कर सकते हो। और ठीक है भाई, अब इसको समझो आप बड़े गजब तरीके से समझना, आसान से। देखो मैं शायद बहुत स्पीड कम कर दी स्कूल के तुलना में, तो आधी से ज़्यादा स्पीड कम है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखो भाई, हमारे पास कोई अक्षर है, ये एक्स है, वाई है, ठीक, मतलब कोई निकाय है कहने का मतलब है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे आवेश रखा हुआ है, एक आवेश तो ये रखा हुआ है, और ये हमारा इसको ये हमारा आवेश रखा हुआ है C1,
और ये हमारा आवेश रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये ठीक है, अब ये जो आवेश है वो r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये हमारा आवेश है, ये r2 डिस्टेंस पे। एक चीज़ समझना, बड़ी गजब की चीज़ समझाऊंगा, बाकी आप लोग अगर गुरुत्वाकर्षण बल अच्छे से पढ़ के आए हो 11th में तो आपको समझ में आ रखी होगी, सबने बताई होगी, नहीं बताइए तो वापस देख लीजिए। हमारे पास में कोई आवेश है Q1 और Q2, अगर इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, Q21 या फिर नहीं F21 होगा, नहीं होगा। इस पर लगने वाला बल कितना होगा, सर इस पे लग रहा है F1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 2 के द्वारा। समझ में आया? आपने वहाँ पढ़ा होगा, खूब अच्छी तरीके से ऐसी चीज़ पढ़ी होंगी आपने जब FBD पढ़ी होगी। FBD का मतलब समझो, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इतना समझिए, फालतू पीछे चीज़ें मत ले, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना समझिए आप। इसके द्वारा इस पर लगाने वाला जो बल था हमारे पास में, ये वाला किस पर लग रहा है, 1 पर, इसके द्वारा 2 के द्वारा, इसका इस पे द्वारा किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके द्वारा। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, बस यही राम कहानी है, तो कुछ भी नहीं। देखो किस पे लग रहा है भाई, थोड़ा टेढ़ा है, भैया चलो कोई बात नहीं, इसको राजी रहने दो। किधर पर लगेगा, कितना लग रहा है भाई, किसके द्वारा लग रहा है, पहले ये देखो आप, Q1 के द्वारा, किस पर लग रहा है, कितना बल होगा, F1 हो गया, नहीं हो गया, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब हाथों हाथ इसको भी समझ लीजिए, अगर मैं इस पे बोल रहा हूँ, इस पे कितना बल लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा लगेगा। देखो अगर ये चीज़ वापस अगर एक बार दिमाग से निकल गई ना, मिस हो गई, समझ में नहीं आया, अब रटोगे, रटो मत, देखो वापस से समझ लीजिए, मैं वापस बता रहा हूँ। इसके द्वारा, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, किस पर लग रहा है, 2 पर, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा भाई, बताओ तुम। तो देखो पहले किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, समझ में आ गया। अब देखो वापस से, Q2 के द्वारा, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं लिखता नहीं, क्योंकि आप बहुत महान हो। कितना आएगा, 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए हो, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब देखो अपन जानते हैं क्या सर, क्या कुछ नहीं जानते, अरे भाई तुम जानते हो F बराबर क्या होता है। अगर मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ ना तो इसको बुरा मत माना करो तुम, ये इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा, देखो F21, F21, यहाँ से दूरी पे अपन R21 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R1 नहीं 2 1 का स्क्वायर। अगर आप इसको, चलो और इसको थोड़ा समझा देता हूँ, त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम। अब इधर जाएगा तो कितना लगेगा हमारे पास में, R2 लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। देखो भाई त्रिभुज सदिश नियम, देखो यहाँ से ये भुजाधारी और यहाँ से ये भुजा, तो क्या कहते हैं त्रिभुज सदिश नियम, क्या होता है क्लास में पढ़े कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के तीसरी भुजा विपरीत दिशा और बराबर होती है, होती है नहीं, विपरीत दिशा में होती है। जैसे हमारे पास में ये त्रिभुज है और इसकी ये भुजा और फिर इसकी ये भुजा, तो दोनों भुजा सेम आ रही है और ये इसकी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है। इतना परिणामी सदिश हमने पढ़ा है वेक्टर में, वही होता है। तो हम देखो यहाँ से ये हो गया O, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से चलेंगे, यहाँ कितना हो गया हमारे पास में R1 वेक्टर,
इसके बाद में इधर चलेंगे तो प्लस R2 वेक्टर नहीं R21 वेक्टर और बराबर ऐसे नहीं लिखो R1 वेक्टर R21 वेक्टर माइनस R2 बराबर 0। अगर हम इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो आप देखो R1 प्लस R21 R2 कर सकते हैं, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये रह जाएगी, ये यूं कहीं लिख दिया। ये समझ में आया नहीं आया? देखो सुनो समझ में आ गया? सुने। इसके बाद में आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अगर ये मान निकालना चाहते हो तो R21 R2 माइनस जैसे आप यहाँ लिखोगे R2 तो इसका मतलब R2 माइनस, समझ में है? तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी निकाय में दो आवेश या n आवेश उपस्थित है, जो आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, उनके स्थिति सदिश R1 R2 R3 है तथा Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला, देखो थ्योरी खुद लिखो आप बनाकर, मैं थ्योरी लिखाऊँ उसको ज़्यादातर लिखो सही है, लेकिन खुद से सीखा करो कि हमारे पास में कोई निकाय है, उसके अंदर दो आवेश उपस्थित है, पहले आवेश के द्वारा दूसरे को लगने वाला बल इतना है, दूसरे के द्वारा पहले को लगने वाला बल इतना है तथा पहले आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश इतनी है तथा दूसरे आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश इतनी है। अरे कुछ बेटा नहीं बेटा, ये बताओ समझ को समझ में आ रहा है विनोद? हाँ भाई समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बताओ आपको? तेज तो नहीं चल रहे हैं ज़्यादा, सही है स्पीड? तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, F21 बराबर 1/4π Q1 Q2 R2 माइनस R1 का स्क्वायर। आप इसको मापांक भी ले सकते हो और आप इसको नॉर्मल भी ले, अगर आप इसको यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसकी दिशा भी आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? बाकी इसको वेक्टर नहीं लोगे तो दिशा लगाने को, ठीक है? अब आप इसको ये भी लिख सकते हो नॉर्मल, ज़्यादा नहीं लिखो तो आप इसको नॉर्मल इतना लिख सकते हो, ठीक है? इसके द्वारा लगने वाला बल हमारे पास कितना है, F12 कितना आएगा 1/4π Q1 Q2 बटे आगे बात समझ में। और अगर कोई दिशा की बोल दे तुमको कि सर यार तुमको तो सर ने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, अरे तो भाई ने तू लिख दे यार, चिंता क्यों करता है, ठीक है? ये समझते हो इसका मतलब, समझते हो नहीं समझते? ना समझो, समझते हो नहीं समझते? इसको खोलना जानते हो? देखो बी वेक्टर आ गया, बी कैप आ गया, कैसे खोलोगे, बी का वेक्टर बटे बी का परिमाण मापांक, ऐसे खुलता है। जैसे हमारे पास क्या है R21 है और वे कैप है तो क्या आएगा R21 वेक्टर और, ठीक है? और कूलॉम नियम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था सर, आपके पास था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप अगर वेक्टर फॉर्म लगाओगे तो, ठीक है? और इसको और सोल्व करोगे तो सर इसको सोल्व करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ओके Q1 Q2 R वेक्टर बटा R2, कैसे है? देखो भाई ध्यान से सुनो, हमेशा जो ये लगाते हैं ना इसका मतलब यही होता है, एकांक सदिश होता है क्या, यही होता है इसका मतलब है। तो यहाँ पे देखो अपने पास कितना था R स्क्वायर था और हमने ऊपर जब इसको खोला तो R बटा R आता, ये आता, इसकी जगह कितना आ जाएगा R, एक और ये 2R और 1R कितना हो गया ना, समझ समझ काम समझ में आया भाई? समझ में आया? वेक्टर फॉर्म पूछे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसका, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ठीक है। अब देखो एक बार इधर देखो, आपका बल F21 इधर लग रहा है, आपका बल F12 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के, देखो ये तो इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ना, तो इसकी दिशा किधर है हमारे पास में, ये अपोजिट दिशा है नहीं है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4π, इसको यहाँ माइनस लगा सकते हो और R12 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है? कौन सा अच्छा वो चल लिखो, ये माइनस, अब लिखो आप
देखो भाई, इसमें लिख रहा हूँ, माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, Q1 Q2 Q1 Q2 हैं, जिनके स्थिति सदिश R1 R2 हैं। स्थिति सदिश, जिनकी स्थिति सदिश, माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, जिनके स्थिति सदिश, जिनके स्थिति सदिश R1 तथा R2 है, R2 है। बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा थ्योरी लिखाने से मतलब अब मैं लिखा हूँ ये माना कि Q1 के द्वारा लगने वाला बल जो मैंने ये लिखाई दिया है ना। अब सुनो एक चीज़ और सुन लो, अपन एक चीज़ और जानते हैं इसमें। देखो थोड़ा विधि से देख रहा हूँ, अगर इसमें नहीं दिखे तो सुन लेना। अपना R जो Q1 वेक्टर है ना, ये इस दिशा में जा रहा है, देखना निशान, ये इस दिशा में जा रहा है। हमारा R1 इससे अपोजिट में जा रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? -R12 होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ये चीज़? होगा कि नहीं होगा? तो हम R12 R21 की जगह क्या लिख सकते हैं? हम R12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ना। तो देखो वापिस से F21 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन, R21 की जगह कितना आ रहा है? माइनस, चलो अपन नहीं है माइनस ले लिया तो इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, R12 की जगह R21 कर लेते हैं, वो तो वही बात है। चलो अपन इसको R12 में चेंज कर लेते हैं। F12 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, R12 जब क्या आ जाएगा? R21 और बटा कितना आ जाएगा? R21 का। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? वापस देखो, अपना R21 किस दिशा में लग रहा है बल? इस दिशा में लग रहा है। अपना R12 किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बरोबर है, तो ये और ये दोनों बरोबर है। तो R21 की जगह चाहे R12 रख लो, चाहे कोई कहे मैं तो R12 नहीं रखूँगा, अरे तो मेरे प्यारे भाई R12 नहीं रखे तो R21 रख लो, बात वही है, चीज़ वही आएगी। ठीक है, ये आ गए यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से आपका ये माइनस को हटा के ये सारी चीज़ आपका किसके बराबर हो रहा है? सर मैंने ऊपर देखा तो ये चीज़ हो रही है इसके बराबर, और ये नहीं हो रही। तो कहने का मतलब और ये नहीं हो, देखो F2 ये आता है, ये इसके बराबर है। माइनस बाहर था तो मैंने माइनस लगा दिया, अरे ये माइनस था, ये माइनस हो गया, ये बराबर आ गया। अब ये क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के बराबर। कूलॉम नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। कैसे करता है? दिस इज प्रूफ। एक बार वापस समझा देता हूँ, अच्छे से वापस समझ लो। हमने देखा कि हमारे पास में कोई निकाय है, उस पर क्या लग रहा है? कोई आवेश रखे गए हैं, उन पर लगने वाले बलों को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो आवेश है Q1 और Q2 है, इनके मध्य स्थिति सदिश R1 और R2 है। ठीक है भाई, इसमें हमने त्रिभुज सदिश नियम लगाया कि दो भुजा का योग तीसरी के दो भुजा का योग है ना, तीसरी भुजा उनकी विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, बराबर होती है। इसके बाद में हमने देखा कि सर ये इसकी डायरेक्शन इधर है और ये सेम डायरेक्शन में, और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का योग इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये आ गया। यहाँ से मैं R21 का मान निकाला, कोई कहे ना मैं तो R21 का मान ना निकालूँ तो R12 का निकालूँ, तो भाई इसको इधर लगा, इसको इधर लगा के R12 का निकालना। ठीक है, बात वही है। क्यों R12 का निकालेगा? R21 आएगी, वो तो आएगी बाद में जाके, तो बाद में ये मान निकाल लिया। फिर हमने देखा Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल इतना होता है। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में पूछे, वेक्टर फॉर्म का मतलब सदिश रूप में, तो हमारे ये आ जाता है, जो दिशा आ जाती है। फिर इसके बाद में ये आ गया, दोनों हमारे पास में आ गए ये। फिर हमने देखा कि सर R21 बराबर R12 होती है, लेकिन अपोजिट होती है, इसलिए माइनस लिख दिया। तो हमने क्या किया कि ये सूत्र लिया F12 का, और F12 में R12 और R12 की जगह क्या कर दिया? R21 कर दिया, क्योंकि R12 बराबर किसके है? R21 के है। ठीक है, सुनिए ध्यान नहीं दे रहा है आप पढ़ाई में, ध्यान दें। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। फिर ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया? F21 का बन गया कि बन गया? तो ये पूरे की जगह मैंने क्या कर दिया? F2। अतः स्पष्ट है कि कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालना, इससे बेटर और इससे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। बताओ।